नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई के वर्ली से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं श्रीनगर से आई बड़ी खबर के साथ। श्रीनगर के सौरा इलाके में आतंकियों के हमले में एक पुलिसकर्मी की जान चली गई और उनकी 7 साल की बेटी इस हमले में जख्मी हुई। डॉक्टर के मुताबिक फिलहाल बेटी की हालत स्थिर है। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। पुलिसकर्मी की पहचान सैफुल्ला कादरी निवासी मलिक साहिब सौरा अंचार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मध्य कश्मीर के सौरा इलाके से ये पुलिसकर्मी अपनी बेटी के साथ बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस का जवान और उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले के बाद आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान छेड़ दिया है। आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। आसपास के सभी नाकों को अलर्ट कर दिया गया है। क्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी के जरिए भी जांच कर आतंकियों की पहचान करने का काम जारी है। दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार परिसर में पूजा हो सकती है या नहीं, दिल्ली की साकेत कोर्ट 9 जून को अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन इसी बीच याचिकाकर्ता हिंदू पक्ष को एएसआई ने बड़ा झटका दिया है। विरोध करते हुए हलफनामे में एएसआई ने साफ किया है कि ये जो जगह है वो किसी भी धर्म के लिए कोई उपासना स्थल नहीं। देखिए पूरी खबर। 12वीं सदी में तत्कालीन शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की बनवाई करीब 73 मीटर ऊंची कुतुब मीनार। करीब 800 साल बाद 21वीं सदी में दिल्ली की अदालत को ये फैसला करना है कि क्या इसके परिसर में हिंदू और जैन देवी देवताओं की मूर्तियां बहाल करके पूजा की इजाजत दी जा सकती है या नहीं। हिंदू पक्ष की इस याचिका का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने विरोध किया है। एएसआई ने अपने हलफनामे में कोर्ट को बताया, कुतुब मीनार पुरातात्विक महत्व का स्मारक है, पूजा स्थल नहीं। जब ये कुतुब मीनार परिसर एएसआई के संरक्षण में आई तब भी वहां किसी धर्म के लोग उपासना या पूजा पाठ नहीं कर रहे थे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पर खुदा हुआ है कि मस्जिद का निर्माण 27 मंदिरों के अवशेष से किया गया था, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया। कुतुब मीनार के मौजूदा स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। स्मारक का किरदार एक तारीख को निर्धारित किया जाता है। जब स्मारक 1998 के अधिनियम के तहत हो या 1914 या 1904 के अधिनियम से पहले सुरक्षा के तहत आता हो, एक बार दी गई तारीख को स्मारक का किरदार तय हो जाए, उसके बाद स्मारक के किरदार को बदला नहीं जा सकता। जबकि कोर्ट में हिंदू पक्ष का दावा है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई, इसलिए अब यहां मूर्तियां फिर से स्थापित करके पूजा की इजाजत दी जाए। आर्गुमेंट के मुख्य मुद्दे दो हैं। एक ये है कि हिंदू मंदिर था, हिंदू मंदिर कभी समाप्त नहीं होता, देवता कभी समाप्त नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। इसलिए 800 साल अगर चले भी गए तो हिंदू देवता आज भी जीवित है, उसकी पूजा होनी चाहिए। नंबर 2, वहाँ पर किसी प्रकार की मस्जिद के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है 800 साल से। और तीसरा, जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है वो तथ्यों के विपरीत है। लोअर कोर्ट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जजमेंट दिया है जो कि इस एक्ट में अप्लाई नहीं। अब साकेत कोर्ट को फैसला करना है। इसके पहले सिविल जज इस याचिका को खारिज कर चुके हैं, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला जज की अदालत में उसे चुनौती दी है। दिल्ली की साकेत कोर्ट 9 जून को अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन फैसला सुनाते वक्त कोर्ट के जहन में ये बात जरूर होगी कि कुतुब मीनार केवल दिल्ली की नहीं, देश की नहीं, बल्कि दुनिया की एक मशहूर इमारत है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत ये आती है, तो इसके बारे में जो भी फैसला होगा उसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। कुतुब मीनार दिल्ली से आशीष भार्गव और कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। एक हरियाणवी गायिका की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये गायिका दिल्ली में रहती थी। 11 मई को अपने दोस्तों के साथ मिलने गई थी। हरियाणा में इनका शव बरामद हुआ। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। क्या है पूरा मामला, मुकेश सिंह सेंगर अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। 29 साल की हरियाणवी गायिका और कलाकार का परिवार दिल्ली के जाफरपुर कला थाने के बाहर धरने पर बैठा है। उसका आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने से लेकर शव की बरामदगी तक गंभीर लापरवाही की।
गायिका का शव 23 मई को रोहतक के पास मेहम से बरामद हुआ। उसकी हत्या कर उसे दफना दिया गया था। पुलिस अगर सही टाइम पे एक्शन लेती है, अगर थाने वाले यहाँ से अगर उठ के जाते हैं ना, तो हो सकता है कि मेरी दीदी, मतलब हो सकता है नहीं, पक्का मेरी दीदी हमारे बीच होती है आज। गायिका 11 मई को अपने दोस्त रवि के साथ घर से निकली तो वापस नहीं लौटी। परिवार ने 14 मई को उसके अपहरण की शिकायत दी। पुलिस ने 22 मई को मेहम से आरोपी अनिल और रवि को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गायिका और रवि की पुरानी दोस्ती थी। गायिका रवि से शादी करना चाहती थी, लेकिन रवि की शादी कहीं और तय हो गई। इसके बाद गायिका ने रवि पर रेप का केस दर्ज करा दिया। 6 महीने पहले ही वो जेल से छूटकर आया। 11 मई को रवि एक म्यूजिक एल्बम शूट करने के बहाने उसे अपने साथ ले गया। फिर मेहम में अनिल, रवि और गायिका ने एक होटल में खाना खाया और उसी दिन गायिका की गला दबाकर हत्या कर दी और उसे दफना दिया। हरियाणा पुलिस ने 23 मई को उसका शव बरामद किया। ये जो फुटेज है ये सब पुलिस ने खंगाला है। इतना समय इसीलिए लगा क्योंकि बहुत सारे फुटेजेस क्लियर नहीं थे, तो फाइनली बहुत सारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को देखा गया और एक फुटेज जाके हमें फिर ऐसा मिला जहाँ पे क्लैरिटी थी गाड़ी के नंबर की। फिर वहाँ से हम पहुँचे इसके सिरे पर, पूरे चेन ऑफ लिंक्स को खंगाला गया और फिर 22 तारीख को हमने इन 2 लड़कों को उठाया जिसका नाम रोहित और अनिल है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी एक फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। इस मामले को लेकर भीम आर्मी के लोग भी थाने पहुंचे और रात भर मृतका का शव रखकर प्रदर्शन किया। रवि को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अनिल को पकड़ा है। रवि ने हरियाणवी सिंगर से शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में शादी नहीं की। इसके बाद पीड़ित ने रवि के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। ये मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इसी बीच 11 मई को रवि और अनिल ने मिलकर किडनैप किया लड़की को और मेहम में जाकर उसकी हत्या कर दी। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान ने बातों बातों में इशारा किया है कि वो दूसरी नाव में बैठने को तैयार हैं। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। शिवपाल सिंह यादव से कल मुलाकात हुई है, कल क्या नहीं, मेरी उनसे मुलाकात तो पहले भी बहुत बार हुई है, आगे भी बहुत बार होगी और तन्हा उनसे ही क्यों, मेरी सबसे हो। हाँ, अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था। लेकिन अंदाजा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए। चाय नाश्ता भी अगर हो तो उसमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जब सब करते हैं चाय नाश्ता तो मैं नहीं कर सकता। तो अब क्या आप दूसरी किसी कश्ती की तरफ देखेंगे? आपने जैसे कहा इससे पहले नहीं देखा, अब देखेंगे? पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए, अभी तो मेरा जहाज काफी है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला सुरक्षा मुद्दे पर नेता विपक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जमकर बार पलटवार हुआ। योगी आदित्यनाथ ने मुलायम यादव के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए अखिलेश पर तंज कसा। अपराध किसी भी प्रकार का हो वह अक्षम्य है और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से, जहां 100 करोड़ से भी ज्यादा का भूमि घोटाला सामने आया है। किन किन बड़े अधिकारियों के नाम इनमें शामिल हैं, कौन है मुख्य आरोपी, सौरभ शुक्ला अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। ये ग्रेटर नोएडा के छिटेरा गांव की 60 बीघे जमीन है, जिसे 1997 में गांव के 282 गरीब लोगों के नाम कृषि के लिए यूपी सरकार ने आवंटित की थी। लेकिन इस 60 बीघे जमीन को यशपाल तोमर ने धोखाधड़ी और जालसाजी से कब्जे में किया और फिर इसे आगे बेच दिया। इस 60 बीघे जमीन की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है।
गांव वालों का कहना है कि यशपाल तोमर उन्हें जमीन बेचने के लिए दबाव बनाता रहा, पर गांव वाले नहीं माने तो कई गांव वालों पर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में रेप से लेकर अपहरण के झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए गए। इनमें से कुछ गांव वाले तो बेचारे कभी शहर से बाहर भी नहीं गए हैं। उन्होंने कहा आप नहीं करोगे मुकदमा जमीन हमारे नाम तो हम आपको बहुत बहुत दूर मुकदमे लिखा देंगे आपके खिलाफ। हम समझते मतलब मजाक कर रहे हैं, वैसे ये डरा रहे हैं हमें। इन्होंने वो काम कर दिया जी। आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाया? हाँ जी। कहाँ लिखवाया? मेरे खिलाफ 3 क्षेत्र मुकदमा जी, जीआर थाना भटिंडा में। भटिंडा गए थे कभी आप? जी कभी नहीं, पहली बार गया था जी। जब मुकदमा लिखा था? हाँ जी। तो आप कितने महीने जेल में रहे? 11 महीना रहते जी। फिर आपको समझौता करना पड़ा? हाँ जी। क्या किया आपने समझौते में जी? जो जमीन जहाँ हम खड़े ना, ये पे मैं केस नहीं लड़ूंगा, ठीक है जी। जो कुछ जमीन तुम्हारे परिवार का नाम हो आप मुझे रजिस्ट्री कर दोगे, ठीक है जी। ये क्या मतलब बाहर आए तुम लोग? मैं ठेली लगाता हूँ, छोले कुलचे का काम करता हूँ। छोले कुलचे के ठेली लगाते हैं? गरीब परिवार से लोग। देखो हमने एग्रीमेंट नहीं करा उसे। आपने नहीं किया एग्रीमेंट? नहीं करा ये एग्रीमेंट, नहीं एग्रीमेंट करेंगे, ना ही बैनामा करा हमने उसे, कुछ नहीं करा। फिर भी बोला अगर आप एग्रीमेंट नहीं करोगे आपके नाम रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। मैं हम रिपोर्ट से नहीं डरते, जेल ही बनी आदमी निकल के लिए, और तू कुछ भी कर ले, हम जमीन नहीं देंगे किसी को। फिर आपके नाम भी मुकदमा हुआ? हाँ मुकदमा हुआ, दिल्ली कश्मीरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। किस चीज के लिए? ये अपहरण कराया था। अपहरण नरेंद्र प्रीतम का, इसमें खुद दोषी है केस में। नरेंद्र प्रीतम के नाम है जी नरेंद्र को। एफआईआर में, हाँ एफआईआर में नरेंद्र गौतम का नाम। तो जो आरोपी है उसी का आपने अपहरण कर लिया? उसी का अपहरण करा। यशपाल तोमर ने अपने अधिकारी मित्रों की मदद से इन गरीबों की जमीन अपने 3 अनपढ़ नौकरों बेलू, कृष्णपाल और करमवीर के नाम कराई और फिर इन जमीनों को कई कंपनियों, कम पैसों में कुछ अधिकारियों को बेचकर 100 करोड़ से ज्यादा का पैसा कमाकर निकल गया। ये पूरा मामला मेरठ पुलिस ने खोला और जब मेरठ पुलिस इस जमीन को सील करने पहुंची तो ये पूरा खेल सामने आया। उन्होंने ऐसे कुछ संपत्तियां अपने 3 नौकर करमवीर, कृष्णपाल और बेलू के नाम से, जो उनका मूल पता जो इसका गांव है बरवाला बागपत में, वहीं के रहने वाले हैं तीनों, उनके नाम से करा रखी हैं। ये कनेक्ट ऐसे हुआ कि जब इनके बैंक अकाउंट खंगाले गए कृष्णपाल, करमवीर और बेलू के, तो तीनों बैंक अकाउंट के जॉइंट अकाउंट एक ज्ञानचंद नाम के व्यक्ति के हैं जो यशपाल तोमर के ही ससुर हैं। जब बैंक अकाउंट की डिटेल में ट्रांजैक्शन वगैरह की डिटेल देखी गई तो फिर उसमें पता चला कि कुछ ज़मीनों का जिनका अधिग्रहण हो गया है, जिसके पैसे अथॉरिटी द्वारा दिए गए हैं इन अकाउंट्स में, वो जैसे ही अकाउंट में दिए गए हैं अगले दिन या सेम डे पे ही बड़े बड़े चेक्स के माध्यम से किसी तीसरे व्यक्ति को जाते हैं जो यशपाल तोमर को दे देता है। उन्हीं अकाउंट्स में कुछ यशपाल तोमर के भी ट्रांजैक्शन है, इनका एक साला है उसके भी ट्रांजैक्शंस है। पुलिस ने यशपाल तोमर को मुख्य आरोपी बनाते हुए धोखाधड़ी, जालसाजी, सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने के आरोप में कुल 9 लोगों को नामित किया है, जिसमें एम भास्कर का नाम है जो उत्तराखंड काडर के आईएएस अफसर आर मीनाक्षी सुंदरम के ससुर हैं। यूपी काडर के रिटायर्ड आईएएस केएम सेंध का नाम भी 7वें नंबर पर सह आरोपी के रूप में है। यूपी के अलीगढ़ में रहने वाले संत के पुत्र उत्तराखंड काडर के आईएएस अफसर हैं। इस पूरे जमीन घोटाले में अब तक 9 लोग आरोपी हैं, जिसमें 2 आईएएस अधिकारी हैं और एक जो है वो आईपीएस अधिकारी के परिवार की हैं। अगर इसमें सही से जांच हुई तो अभी इसमें कम से कम 10 अधिकारी और नामित होंगे, शामिल होंगे, जो कि अभी भी यूपी सरकार की नौकरी कर रहे हैं, जो कि एसडीएम या एडीएम के पद पर भी तैनात थे। कुछ और लोगों के नाम भी इसमें सामने आएंगे जो कि चौंकाने वाले होंगे अगर यूपी पुलिस ईमानदारी से इस मामले की जांच करती है। सहयोगी आजम और अरविंद उत्तम के साथ ग्रेटर नोएडा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सिलेंडर की कीमत में कमी या फिर बढ़ोतरी की जानकारी तो हमें मिलती रहती है, पर क्या आपको ये पता है कि कमर्शियल सिलेंडरों पर डिस्काउंट भी मिलता है? परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, 30-32 सिलेंडर महीने का लगता है मेरा। कितने का पड़ता है? 2353 रुपए का। डिस्काउंट कुछ नहीं? कोई नो डिस्काउंट। व्यावसायिक सिलेंडर पर गुप्ता जी को कोई छूट नहीं। ढाबा छोटा सा है तो कमाई भी कम। यही हाल बाकी ढाबा वालों का भी है। ये सिलेंडर आप रोज के 3 लग जाते हैं, मतलब महीने के अंदर 70 सिलेंडर लगा लो आप, लेकिन कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं। अगर दुकान और कितने रुपए की अभी पड़ती है? इस टाइम 2353 रुपये का है बड़ा वाला सिलेंडर कमर्शियल। उसी रेट पे आपको मिलता है? उसी रेट पे हमें मिलता है। लेकिन जो बड़े कारोबारी या होटल मालिक हैं, उनको बहुत ज्यादा सिलेंडर खरीदने पर ये छूट मिलती है। ये अलग बात है कि कमर्शियल सिलेंडर के कारोबार में जुटी एचपीसीएल
बीपीसीएल या आईओसीएल जैसी सरकारी कंपनियां के अधिकारी इस मुद्दे पर न कैमरे पर आने को राजी हुए और न ही इस पर खुलकर ज्यादा कुछ बताने को तैयार। अभी एचपीसीएल कंपनी के द्वारा बड़े कमर्शियल उपभोक्ता जैसे कि फूड चेन, होटल इंडस्ट्री एवं इंडस्ट्रियल कस्टमर को एमआरपी से 500 से 600 रुपये सस्ता में गैस दिया जा रहा है, तो फिर हमसे कोई गैस क्यों लेगा। इस भारी डिस्काउंट के कारण जो केवल बड़े उपभोक्ता को दिया जा रहा है, छोटे उपभोक्ता जैसे रेहड़ी वाले, छोटे दुकानदार इससे वंचित हैं। व्यावसायिक सिलेंडर की तय कीमत पर जब मोटी छूट मुमकिन है तो भला इसका लाभ हर किसी को क्यों नहीं। ज्यादा जरूरतमंद तो छोटे दुकानदार हैं, फिर वे इससे अछूते क्यों? क्योंकि वे थोक में नहीं लेते तो बाजारवाद यहाँ भी हावी है। कमर्शियल सेल में जो गिरावट आ रही है उसमें कंपनी के द्वारा जितने भी बड़े बड़े फूड चेन्स हैं, केएफसी, मैकडीज, डोमिनोज, इन सब से डायरेक्ट टाई अप करके उन्हें डायरेक्ट सप्लाई दे रही है भारी छूट के साथ, जिससे कि वर्तमान के वितरक जो हैं वो सफर कर रहे हैं। कंपनियां डील सीधे भी कर रही हैं और कमीशन के जरिए सहारा एजेंट का भी लिया जा रहा है। गरीबों के शोषण का फॉर्मूला पुराना है। बात तो यही हुई ना, अमीरों को छूट तो क्या गरीब हैं अछूत। उनकी पहुंच नहीं, उनकी खपत नहीं तो उनकी कमाई भी नहीं, तो क्या ऐसे करेंगे भरपाई। बड़े को और बड़ा बनाइए, छोटे को और दबाइए, हो तो यही रहा है ना। अदनान खान के साथ नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।